हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम JCRT यानी झारखंड सरकारी स्कूल का जो विज्ञान का कक्षा 6 का बुक है, इसका हम आज पाठ दो जिसका नाम है जल वाटर, इसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो अभ्यास का जो प्रश्न है, तो यहाँ पर पहले में सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। तो वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वापातन दिया हुआ है। तो बादल के बनने में वाष्पन के बाद संघनन जो प्रक्रिया है वो शामिल है। पहले वाष्पन होता है, उसके बाद संघनन होता है। संघनन मतलब जो वाष्प होता है वो पानी के रूप में बदल जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, अर्थात बाढ़ के आने के बाद इसमें से कौन चीज़ नहीं होता है। तो क है जान माल की क्षति, तो ये तो होता है। ख है मिट्टी का अपरदन, ये भी होता है। मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरे जगह चला जाता है। और ग है बीमारियों का कम होना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ये बाढ़ से संबंधित नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ही, गंदगी होगा तो उसके कारण बीमारियां बढ़ जाएंगी। और घ है पेयजल का दूषित होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। यहाँ हम टिक कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का है, जल के वाष्पन में परिवर्तन करके, फिर से पढ़ देता हूँ। जल के वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ हम पहले से भर दिए हैं। तो जो जल होता है वाष्प में जब भाप में जब बदल जाता है, तो इस प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा है, कुओं में जल की आपूर्ति वर्षा से होती है, और जो कुआं है उसमें जल की आपूर्ति भौम जल, जो भूमिगत जल होता है, उससे भी होता है। उससे जो थोड़ा थोड़ा रिस के अंदर से कुआं अंदर, मतलब जो पानी है वो कुआं में भरता रहता है। तो इसमें मेन वर्षा है, इसलिए वर्षा लिखे हुए हैं। थर्ड है, पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधे द्वारा जो भाप जो जल है वो भाप बनकर जो उड़ती है, बादल बनता है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पानी द्वारा जो जल वाष्प बनेगा उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और जो पेड़ पौधों द्वारा जो वाष्प बनेगा और वायुमंडल में जाएगा उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अब जो मेन प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तीसरा प्रश्न है, ऐसी क्रियाकलापों को लिखिए जिनमें एक बाल्टी से अधिक की आवश्यकता होती है। जिसमें जल की आवश्यकता एक बाल्टी से अधिक की होती है। यहाँ पर जल होना चाहिए था, जल नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पानी दिया हुआ है। तो तीसरा का उत्तर यहाँ देख लीजिए। ऐसे कौन कौन से कार्य क्रियाकलाप हैं जिसमें पानी की आवश्यकता एक बाल्टी से अधिक होती है। तो पहला है, मैंने यहाँ लिखा है, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, स्नान करना, कमरे की सफाई करना इत्यादि। इसमें एक बाल्टी से ज़्यादा पानी खर्च होता है। और तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न है, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो चौथा का देखिए, यहाँ पर हम जल चक्र का चित्र यहाँ पर पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ देखिए जल चक्र का चित्र है। यहाँ देखिए जल चक्र दिया हुआ है। पहले ये क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ वाष्पीकरण जल द्वारा हो रहा है। फिर पेड़ पौधा है, वहाँ से भी वाष्पन होता है, इसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और ये सब मिलकर क्या बादल बनाते हैं। फिर बादल जो है वो वाष्प जो है वो क्या बोलते हैं, संघनन द्वारा वाष्प है वो संघनन होगा, और उसके बाद में पानी के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होगा, जो बहुत सारे छोटे छोटे बूंद पानी इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करते हैं। और ये बादल फिर, और इसमें ये बादल क्या होते हैं, वर्षण, मतलब वर्षा कराते हैं इसी को, और वर्षा कराते हैं। फिर ये जो जल है वर्षा द्वारा फिर भूमि में आएगा,
और फिर ये जलाशयों में मिल जाएगा और फिर पेड़ पौधों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जल का जो चक्रण है वो चलता रहता है। तो यही है जल चक्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पांचवा है सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। पांचवा है, यहाँ देखिए उत्तर है, जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा कहते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी की बहुत अधिक समस्या होती है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। ये हुआ पांचवा का उत्तर। अब छठा देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है समझाइए। अक्सर हम लोग देखे होंगे जो चश्मा साफ करते समय मुंह का भाप उसमें फूंक मारते हैं, लगाते हैं, जिससे उसमें थोड़ा पानी की मात्रा आ जाती है और चश्मा साफ करना आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें पानी क्यों आ जाता है और लोग फूंक क्यों मारते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ देखिए छठा का आंसर लिखे हुए हैं, चश्मे के लेंस पर फूंक मारने से लेंस भीग जाते हैं, क्योंकि मुंह से निकलने वाली हवा में पानी की भाप होती है, जो ठंडे लेंस के संपर्क में आने पर पानी की बूंदों में बदल जाती है और इससे चश्मा आसानी से साफ हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन, बादल कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर तरल पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। इस प्रकार लाखों छोटी छोटी पानी की बूंदें एक साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बादल बनता है। हम लोग समझ गए कि बादल किस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ पर है, पढ़ लेता हूँ। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो आठवां का उत्तर यहाँ देखिए, वायुमंडल में हमेशा जलवाष्प मौजूद रहती है। रेफ्रिजरेटर से निकले बोतल के ठंडी सतह के संपर्क में आने से जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। देखिए क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर यानी जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, उसमें जब बोतल के पानी रखेंगे तो वो पूरा ठंडा हो जाता है और उसका जो बोतल का सतह भी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि जो जलवाष्प होता है वो हवा में मौजूद होता है और वो जो ठंडे बोतल के संपर्क में आता है तो वो संघनित होता है और फिर पानी के रूप में बोतल के बाहर जमा हुआ दिखता है। 9th क्वेश्चन है, जल बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को कर सकते हैं। तो 9वां का है, देखिए जल बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जल बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, हाथ धोते समय साबुन लगाते समय नल को बंद रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि नल चालू कर दिए, इधर हाथ मलते रहे, तो इससे पानी बर्बाद होता है। नहाने के लिए बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए। डायरेक्ट नल खोलकर नहीं नहाना चाहिए, इससे पानी बहुत बर्बाद होता है। इसके बदले हम लोग बाल्टी में पानी भर ले और मग से नहाए तो पानी बहुत कम खर्च होता है। वर्षा जल का संचयन भी हम लोग कर सकते हैं। और चौथा है, रसोई घर और स्नान घर के पानी का उपयोग पुनः सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ऐसा करके हम लोग जल का बचाव कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए जो किचन में पानी का उपयोग होता है, नहाने के लिए जो पानी का उपयोग होता है, उसका उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। 10th देखते हैं। 10वां सवाल है, इसको छोटा कर देते हैं। पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो देखिए 10th का उत्तर यहाँ पर है 10वां का, हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 70% पानी होता है।
अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी की, यहाँ पान लिखा गया है, हाँ, पानी की कमी से कई प्रकार की समस्या हो सकती हैं, जैसे कब्ज हो गया, पेट खराब हो गया, यहाँ पर कोमा, कब्ज, पेट खराब, पेट में दर्द, कमजोरी महसूस होना इत्यादि पानी की कमी के कारण महसूस हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह चैप्टर ख़त्म होता है और आप मेरे इस चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।